नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। और ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, इस टॉपिक को पढ़ के आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। ठीक है, मतलब हेल्थ केयर पे हम यहाँ पे सारा डिस्कशन करेंगे और हेल्थ केयर में हम स्पेशली डिस्कशन करने वाले हैं थेरापेटिक ड्रग्स पे। ठीक है, थेरापेटिक ड्रग्स जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। जब हमारे बॉडी में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम थेरापेटिक ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो थेरापेटिक ड्रग्स हमारे लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट है। वजह यह है कि इसका साइड इफेक्ट मिनिमम होता है। ठीक है, अगर आप अदर किसी सोर्स से इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में जैसे इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो डायबिटीज होता है। देन उस कंडीशन में आज के डेट में आप क्या करते हैं, इंसुलिन आप बाहर से लेते हैं। ठीक है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनाए जाते हैं, उनके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और उस इंसुलिन को हम लेते हैं। ठीक है, जो पहले का जो पैटर्न था, जब पहले डायबिटिक पेशेंट होते थे तो वो उनको कैसे इंसुलिन मिलता था, तो उसके बारे में जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि पहले तो नॉन ह्यूमन एनिमल से इंसुलिन को रिट्राइव करते थे, जैसे कि डॉग से, पिग से, कैटल से, उनके बॉडी से इंसुलिन निकालते थे और फिर ह्यूमन के बॉडी में हम डालते थे। ठीक है, और देन ह्यूमन में क्या होता था कि कभी कभी सक्सेस हो जाता था और कभी कभी सक्सेस नहीं भी होता था, और उसके बहुत सारे क्या थे, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स थे। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब रिजेक्शन। ठीक है, बॉडी में जब आपके कोई भी चीज बाहर की जाएगी, जो नॉन ह्यूमन प्रोडक्ट होगा वो अगर जाता है तो आपके बॉडी क्या करती है, आपके बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने जो इंसुलिन लिया वो तो लिया डॉग से, पिग से, कैटल से लिया, और वो नॉन ह्यूमन के एग्जाम्पल से, और वहां से इंसुलिन लेंगे तो आपके बॉडी में ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, वो भी स्पेशली इम्यूनिटी लेवल पे। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये चीज एक प्रॉब्लम था। इसको सॉल्व कैसे किया गया आज के डेट में, हम आज के डेट में जो इंसुलिन लेते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन होता है, जिसको आप ह्यूमुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमुलिन बोलते हैं। और ये जो ह्यूमुलिन है ये आज के डेट में सक्सेसफुल है क्योंकि इसको बनाने के लिए हम अपने ही इंसुलिन की स्टडी करते हैं। जो ह्यूमन का इंसुलिन है उसके जो सीक्वेंस होते हैं, उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, और उसकी स्टडी करने के बिहाफ पे फिर हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में सेम वैसा ही हम इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो लीस्ट जो है साइड इफेक्ट देते हैं, लीस्ट साइड इफेक्ट मतलब कम से कम साइड इफेक्ट वो देगा। और यहाँ पे इंसुलिन क्या है, एक थेरापेटिक ड्रग है, और ऐसे थेरापेटिक ड्रग जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 30 है। कितने हैं, 30 नंबर में है। ये एनसीईआरटी बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आज के डेट में, बट एनसीईआरटी का जो डेटा है हम वही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि टोटल वर्ल्ड वाइड जो थेरापेटिक रिकॉम्बिनेंट जो प्रोडक्ट है वो 30 है, जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, ह्यूमन उसको यूज करता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में टोटल 12 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैं जो ह्यूमन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एज इट इज एनसीईआरटी से लर्न कर लेना है। ठीक है, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हम नॉन ह्यूमन से जो हम थेरापेटिक प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि हमारा बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो बेटर ये है कि हम अपने ही डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की स्टडी कर लें, और इसको स्टडी करने के बाद हम अपने लिए डिफरेंट टाइप के रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक प्रोडक्ट्स बनाएं लेबोरेटरी में, वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और उसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एक हेडिंग है, इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग होगा जिसको मेंशन किया गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मींस ह्यूमुलिन। क्या उसको बोलेंगे, ह्यूमुलिन बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना होगा। और ह्यूमुलिन जो है, एक बार मैं बता दूं कि इंसुलिन हो या ह्यूमुलिन हो, इससे हमको क्या करना है, इसको हमको डायबिटिक पेशेंट को देखकर उसको बचाना है। ठीक है,
तो कैसे बचाएंगे आप, इसका पीरियोडिकली इसका एडमिनिस्ट्रेशन देंगे उस पर्टिकुलर पेशेंट को जिसके अंदर इंसुलिन की डिफिशियंसी है। ठीक है, आपको पता है कि डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज इंसुलिन के डिफिशियंसी से होता है। और ये जो इंसुलिन है आपके पैंक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है आपको, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि इंसुलिन के बायोकेमिकल नेचर के बारे में आपको सोचना होगा। ठीक है, आप बायोकेमिकल नेचर उसका सोचेंगे तो उसका आंसर जो मिलेगा, ठीक है, या रीडिंग करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा कि वो क्या है, पेप्टाइड है। ठीक है, 51 अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड होते हैं इंसुलिन। ठीक है, और इस पेप्टाइड में देखा जाए तो टोटल 2 होते हैं यूनिट्स। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इंसुलिन के अंदर 2 पेप्टाइड होते हैं। वो पेप्टाइड क्या है, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी 2 क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये क्या होगा, अमीनो एसिड का पॉलीमर होगा। और ए और बी चेन है, दैट मीन्स कि ये जो इंसुलिन होगा ये आपका एक्टिव होगा। क्या होगा, ये एक्टिव होगा। ठीक है, और रियल में देखा जाए तो ये जो इंसुलिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन में आपको ए चेन भी मिलेगा, आपको बी चेन भी मिलेगा और सी चेन भी मिलेगा। ठीक है, ये टोटल जो है आपके 3 चेन्स होते हैं तो इंसुलिन में, जिसमें से सी चेन जो है ये बाद में क्या होता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप देखो मैंने यहाँ पे बनाया है सी चेन, ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है यहाँ से। और इसके अंदर टोटल जो अमीनो एसिड है वो 33 अमीनो एसिड है। ए चेन में 21 अमीनो एसिड है, बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स हैं। तो टोटल ये अमीनो एसिड का नंबर है चेन वाइज। तो इसको आपको एज इट इज लर्न करना होगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है चेन के बीच में। क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहाँ पे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और ये जो है इंट्रा है। ठीक है, ये विद इन चेन है, ये बिटवीन चेन है। ये चीज ध्यान देना होगा। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये चेन के बीच में प्रेजेंट है और इनको होना ही होना है जहां पे इनकी पोजीशन होगी। जो भी यहाँ पे मेंशन पोजीशन है इसको वहां पे होना होगा। और ये जो प्रो इंसुलिन है इससे आप क्या कर रहे हैं, सी चेन को रिमूव कर रहे हैं। और रिमूव करने के बाद से रिमूव होने के बाद ए एंड बी चेन जो है दोनों क्या हो रहे हैं, ये साथ में एसोसिएट हैं। और इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन बोल रहे हैं। और यही इंसुलिन में आपके जो टोटल अमीनो एसिड होंगे वो 51 अमीनो एसिड होंगे। और यही इंसुलिन जो है ग्लूकोज के कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ग्लूकोज के कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पेप्टाइड्स हैं। ये ए चेन, बी चेन, सी चेन जो भी है ये क्या है, पेप्टाइड्स है। और पेप्टाइड जो है आप यहाँ पे मेंशन कर दो, कोई भी पेप्टाइड है या पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, वो किससे बनता है, किसी न किसी एमआरएनए से बनता है, किसी न किसी एमआरएनए से बनेगा। ठीक है, और वो जो एमआरएनए है उसका कोई ना कोई उसका डीएनए होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई ना कोई इसका डीएनए होगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस पेप्टाइड का डीएनए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पेप्टाइड का जो आपका ए चेन का होगा और बी चेन का जो होगा डीएनए, ठीक है, वो डीएनए आपको सर्च करना है। और जो आपका रिसर्च है, ठीक है, आपका जो वर्क है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे वर्क हो रहा है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स हैं तो वहां पे यूकैरियोट के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हमको रिक्वायर्ड है क्या, डीएनए की रिक्वायरमेंट है। इस पर्टिकुलर ए और बी चेन के अकॉर्डिंग हमको डीएनए फाइंड आउट करना है। और ऐसा डीएनए होना चाहिए जिसके अंदर अनवांटेड सीक्वेंसेस ना हो, इनके अंदर अनवांटेड सीक्वेंसेस ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एमआरएनए लेंगे और एमआरएनए से आप सीडीएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एमआरएनए से आप सीडीएनए बनाएंगे। जब आप सीडीएनए बनाएंगे तो सीडीएनए में क्या होगा, अनवांटेड सीक्वेंसेस नहीं होंगे, इसमें वही सीक्वेंस होंगे जो ओनली ए और बी चेन को बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ये 2 होंगे। एक जो होगा आपका ए चेन का डीएनए होगा,
डीएनए ऑफ ए चेन होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा डीएनए ऑफ बी चेन, ठीक है। ये दोनों हम डीएनए ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद इसको हम वेक्टर के साथ, किसके साथ, वेक्टर के साथ। वेक्टर हमारा क्या है, एज पर एनसीईआरटी प्लाज्मिड है। आप पीबीआर भी ले सकते हैं, पीबीआर 322 भी ले सकते हैं। वेक्टर के साथ इसको क्या किया, लाइगेट किया और बना क्या हमारा बना एज यूजुअल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेक्टर भी बोल सकते हैं। और इस वेक्टर के अंदर ये दोनों डीएनए प्रेजेंट है और ये दोनों डीएनए जो है जाकर होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे। फाइनली यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर फॉर्म हो गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है ये ट्रांसफॉर्म होगा बैक्टीरियम सेल्स के अंदर। बैक्टीरियम यहाँ पे क्या है, होस्ट है, ठीक है। और जो आपने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया है इसके अंदर ए एंड बी चेन का डीएनए आपने इंसर्ट कर रखा था, ठीक है। और ये जो ए और बी चेन है ये किसका है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि ए और बी चेन जो है ये इंसुलिन का है। किसी भी एक्टिव इंसुलिन के अंदर ए एंड बी चेन होती है और ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। दैट मीन्स कि ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होंगे और अमीनो एसिड का जो पॉलीमर होता है वो एमआरएनए से फॉर्म होता है और एमआरएनए जो है वो डीएनए से फॉर्म होता है। तो उसी डीएनए को हमने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में लगा रखा है और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होस्ट के अंदर जाकर वहां पे एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस करने के बाद ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम अटैच कर देंगे या बॉन्डिंग करा देंगे। ये चीज हम चेन को निकालने के बाद करते हैं। और ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन टॉपिक है, वहां पे लास्ट लाइन में लिखा है कि जब आप ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बना लेते हैं उसके बाद से उसके अंदर आप उनके बीच में जो है आप डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। वहां पे एक तरीके से बॉन्डिंग आप खुद से वहां पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना होगा। और जैसे इंसुलिन जब बना लेगा तो उस इंसुलिन को आप क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। देन उसका क्या करेंगे, आप उसको आप फार्मुलाइज करेंगे, मतलब उसमें आप बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो रूल्स होते हैं उनका जो उनका मैथोडोलॉजी है, उस मैथोडोलॉजी में फॉर्मुलेशन भी एक स्टेप होता है। फॉर्मुलेशन के बाद आप प्रिजर्वेटिव वगैरह जो डालना हो डालेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे और देन उसको मार्केट में सेल कर देंगे। फिर हम मार्केट से जाते हैं, हम ह्यूलिन को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद से उसका यूज करते हैं, ठीक है। जब हम डाइट लेते हैं तो डाइट में हमारा शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए इंसुलिन लेते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब डोज है इंसुलिन का, वो इंसुलिन हम लेंगे और देन हम डाइट लेंगे, ठीक है। और देन हमारा जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज से रिलेटेड वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्टिव इंसुलिन है उसके अंदर ए और बी चेन है, ये क्या है, पेप्टाइड्स हैं। इसके अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं और ये जो भी पेप्टाइड्स है इनका कोई ना कोई अपना एमआरएनए होगा और एमआरएनए का अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो वो जो डीएनए है उसको तो आप नहीं लेंगे, बट एमआरएनए से आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। सीडीएनए मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर सारे अच्छे सीक्वेंसेस होते हैं। दैट मीन्स कि कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होंगे। और ऐसे आपके दो डीएनए होंगे, एक ए चेन का होगा और एक बी चेन का होगा और दोनों डीएनए को आप वेक्टर के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और वो वेक्टर जो है फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर बन जाएगा। और देन उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लार्ज स्केल में जब प्रोड्यूस हो जाएगा देन उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे और फिर उसको मार्केट में आप सेल करेंगे। देन जनता उसको क्या करेगी, जनता उसको परचेज करेगी। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको परचेज करेगा, उसको यूज करेगा और अपने बॉडी का कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में फर्स्ट जो है आपका हेडिंग था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये मैंने फिनिश कर दिया। एक फर्स्ट टाइम जो है
ह्यूमलिन बनाया किसने? तो बनाया इली लिली कंपनी, एक है अमेरिका की कंपनी है। 1983 में इसको फर्स्ट टाइम बनाया। ठीक है, 1983 में इली लिली कंपनी अमेरिकन कंपनी है जिसने ह्यूमलिन बनाया। ठीक है, और ये जो डाइसल्फाइड वाला पॉइंट है ये ध्यान देना होगा कि बायोटेक्नोलॉजिकल हेल्थ केयर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन थेरेपी, और जीन थेरेपी के बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीन थेरेपी को, और जीन थेरेपी में जो थेरेपी टर्म है ये आप सब जानते हो। ठीक है, थेरेपी आजकल के डेट में जो थेरेपी टर्म है वो ज्यादातर फिजियोथेरेपी के साथ आप पढ़ते हैं। ठीक है, आपने जरूर कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग में फिजियोथेरेपी टर्म सुना होगा। ठीक है, और फिजियोथेरेपी में आपने सुना यह होगा कि डिफरेंट टाइप के आप एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं, और देन आपके बहुत सारे बॉडी के प्रॉब्लम्स जो है फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो आपका एक्सपोजर है वो दूसरे तरीके का है। ठीक है, मतलब कि वहां पे आप रेडिएशन से या एक्सरसाइज से अपने बॉडी को आप फिट कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जीन थेरेपी। ठीक है, और जीन थेरेपी में आप क्या करेंगे? जीन लेवल पे आप थेरेपी करेंगे, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल लेवल पे आप थेरेपी करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो है जीन, और जीन का मतलब यहाँ पे है क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई एरर है, कोई डिफिशियंसी है, तो उसको आप जीन थेरेपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका जो सक्सेस रेट है वो लो है। ठीक है, मतलब कि आपको पता है ना कि कोई चीज जब बाय बर्थ होती है तो उसको जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, और उसमें हमारा सक्सेस रेट अभी कम है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जीन है वो जीन क्या है? जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन एटलीस्ट वन कैरेक्टर, एटलीस्ट वन कैरेक्टर। तो ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, जीन क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, और जीन जो है किसी एक कैरेक्टर के लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। और जीन लेवल पे अगर कोई भी डिफिशियंसी है, कोई भी इशू या प्रॉब्लम है, तो उसको ओवरकम करना एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, इसका सक्सेस रेट क्या है? लो है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो जीन थेरेपी हम करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के डिजीज के लिए हम जीन थेरेपी करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं स्किड। क्या बोलते हैं? स्किड। स्किड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। और ये जो डिजीज है इसमें होता है क्या है कि पेशेंट में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, या आप ये बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम लैग करता है कुछ प्रोसेस के बेसिस पे, कुछ डिफेंस के बेसिस पे। ठीक है, प्रोसेस के बेसिस पे मतलब कि जो आपका डिफेंस करने का जो प्रोसीजर है उसमें कहीं लैकिंग होगी, या आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो गया। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम जो वीक हो रहा है ये हम पर्टिकुलर किस केस में बात कर रहे हैं? हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी केस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम पहले तो इसकी स्टडी करेंगे, और स्टडी करके हम पता करेंगे कि कौन सा एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे है, और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है, या एजेंट है, या कॉजेटिव एजेंट है। जब आप इस चीज को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम क्या है? डिफिशियंट है। वो एंजाइम क्या है? एडेनोसिन डीएमइनेज। एडेनोसिन डीएमइनेज एक एंजाइम है जिसकी डिफिशियंसी से ये पर्टिकुलर डिजीज हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। और इससे ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वीक हो जा रहा है। और इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करेंगे जीन थेरेपी मेथड से। ठीक है, जीन थेरेपी मेथड से। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है मेथड, वो एक्चुअली में जीन थेरेपी में कौन सा जीन थेरेपी है? वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये डिस्कस है एनसीईआरटी में। एक और मेथड है जो इस डिफिशियंसी को ओवरकम कर सकता है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो आपके सिलेबस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, ओनली डिस्कस क्या है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड यूज होगा, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है,
जीन थेरेपी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जीन थेरेपी अगर आप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए तो आपको अर्ली स्टेज में करना होगा। अर्ली स्टेज में अगर आप जीन थेरेपी को करेंगे तो सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको परमानेंट क्योर करना है तो अर्ली एज में करना होगा, और स्पेशली अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज को सेलेक्ट करते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को, तो वहाँ पे आपका परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज आपको बार बार ये प्रोसेस को रिपीट करना होगा सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था 1990 में, ठीक है। ये लाइन आपको लर्न करना होगा। देन अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमको जीन कौन सा लेना है, क्योंकि हमको तो यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेथड फॉलो करना है और यहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट भी करना है। तो कैसे जीन और एंजाइम से रिलेशन करेंगे, तो ये चीज़ समझना होगा। एडेनोसिन डीएमइनेज जो है एक एंजाइम है, और आपको पता है कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, उनका बायोकेमिकल नेचर प्रोटीन होता है, और कोई भी प्रोटीन है वो किसी न किसी डीएनए से या जीन से वो एक्सप्रेस करके वो फॉर्म होता है। ये चीज़ आपको समझना होगा, और जैसे ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको एडेनोसिन डीएमइनेज एंजाइम के जीन को आपको सेलेक्ट करना होगा, उसको कहीं से आइसोलेट करना होगा, किसी पर्सन से। आइसोलेट करने के बाद से उसकी क्लोनिंग करनी होगी, ठीक है। उसकी क्लोनिंग करनी होगी और उसको हम आगे एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे एज ए डिज़ायर्ड डीएनए, एज ए फॉरेन डीएनए, एज ए एलियन डीएनए। जब फॉरेन डीएनए डिज़ायर्ड डीएनए की बात आती है तो वेक्टर की भी बात आएगी। वेक्टर जैसा कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर में आपको बताया कि जब जब आप फॉरेन डीएनए लेते हैं देन वहाँ पे यूज़ क्या होता है, वेक्टर मॉलिक्यूल्स यूज़ होता है। और यहाँ पे जो वेक्टर यूज़ होने वाला है वो है रेट्रोवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस वेक्टर एनिमल के केस में यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको वेक्टर टॉपिक बताया था। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले तो आपने क्या किया, ADA दैट मीन्स कि एडेनोसिन डीएमइनेज एंजाइम के जीन को आइसोलेट किया, उसको आपने टेम्पोरली स्टोर करके रखा। देन आपने क्या किया कि रेट्रोवायरस वेक्टर को लिया, और रेट्रोवायरस वेक्टर में आपने अनवांटेड सीक्वेंसेस को फाइंड किया, अनवांटेड सीक्वेंसेस को फाइंड किया, और उस अनवांटेड सीक्वेंस को आप क्या करेंगे, उनको आप रिप्लेस कर देंगे ADA जीन से, ठीक है। दैट मीन्स कि एडेनोसिन डीएमइनेज जीन से उस अनवांटेड फ्रेगमेंट ऑफ जीनोम से आप क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपने रेट्रोवायरस वेक्टर लिया, रेट्रोवायरस वेक्टर के अंदर कुछ अनवांटेड सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। इसका आपको पता है कि रेट्रोवायरस का जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है, और आरएनए का जो आपका अनवांटेड पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, आप उसको हटा देंगे, ठीक है। और उसके जगह पे आप क्या लगाएंगे, उसके जगह पे आप ADA का जीन लगा देंगे, और लगाने के बाद रेट्रोवायरस वेक्टर को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है कि वेक्टर में जब आप कोई भी फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं तो वो जो वेक्टर होता है वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है। और यहाँ पे रेट्रोवायरस में आपने क्या किया, रेट्रोवायरस में आपने ADA का जीन लगा दिया है। अब ये रेट्रोवायरस रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस में कन्वर्ट हो गया है, और उस रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस वेक्टर के अंदर ADA का जीन है, ठीक है। ADA का जीन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ADA मीन्स कि एडेनोसिन डीएमइनेज एंजाइम को बनाने वाला जीन, ठीक है। वो जीन अब कहाँ पे है, रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस वेक्टर में है, ठीक है। ये जैसे ही बना लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पेशेंट, जो भी पेशेंट है जिसमें ये पर्टिकुलर डिजीज़ है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज़, उस पेशेंट का आप लिम्फोसाइट आइसोलेट करेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट आप ले लेंगे, ठीक है। और लिम्फोसाइट लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसको लेबोरेटरी में उसका कल्चर करेंगे, मतलब उसके नंबर को बढ़ाएंगे आप, ठीक है। उसके नंबर को बढ़ाएंगे,
ठीक है, पहले आपने क्या किया, लिम्फोसाइट सेल्स को निकाला पेशेंट से और उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया कल्चर मीडियम प्रोवाइड करके। ठीक है, कल्चर मीडियम मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया, तो लिम्फोसाइट सेल्स मल्टीप्लाई हो गया और बहुत सारे नंबर्स में बन गए। और देन उसके अंदर क्या किया आपने, रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस वेक्टर ट्रांसफॉर्म किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस वेक्टर आपने लिम्फोसाइट सेल्स में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया, और जब ट्रांसफॉर्म किया उसके बाद से आप क्या करेंगे, उस लिम्फोसाइट सेल्स को आप मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट, अब वो लिम्फोसाइट जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हो जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। देन उसको आप क्या करेंगे, फिर से आप पेशेंट के बॉडी में अगेन इंजेक्ट कर देंगे। जब वो लिम्फोसाइट सेल्स मॉडिफाई हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस वेक्टर के हेल्प से, देन उसको क्या करेंगे, पेशेंट में आप इंजेक्ट कर देंगे, और देन उस पेशेंट में जैसे ही वो जीन जाएगा, ADA का जीन रेट्रोवायरस के साथ जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाएगा। उस पेशेंट में एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या होगा कि आप स्किड जो डिजीज़ है इसका आप ओवरकम कर लेंगे। इसका मतलब कि आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपने जीन थेरेपी कर लिया, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के जीन को उस पेशेंट के अंदर रेट्रोवायरस वेक्टर के हेल्प से आपने इंजेक्ट कर दिया, और जब वो पेशेंट के बॉडी में जीन गया देन वहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेशन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ADA जीन जो है वो फाइनली क्या बनाएगा, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाएगा। और ये जो एंजाइम होगा जब नॉर्मली बनने लगेगा उस पेशेंट के अंदर, तो वो पेशेंट अब क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। और हेल्दी हो जाएगा तो हमारा जीन थेरेपी कंप्लीट हो जाएगा, जीन थेरेपी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से बोल दूं कि जीन थेरेपी जब भी करना है आपको ये कोशिश करना है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में करना है, और एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में बाय द वे नहीं किया देन आप अर्ली जो आपका चाइल्डहुड स्टेज है, आपका जो 4, 5, 1 ईयर के जब आप होते हैं उसी टाइम पे अगर हो जाएगा तो बेटर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। इसमें जब आप इसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे जीन थेरेपी को, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी कब किया गया था। ठीक है, देन इसमें यहाँ पे किस पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ की बात हो रही है, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ स्किड के बारे में। स्किड नेम आपको जानना होगा, इसका फुल फॉर्म जानना होगा। यहाँ पे किस चीज़ की डिफिशेंसी से हो रहा है ये डिजीज़, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देन प्रोसीजर याद होना चाहिए, और ये जो प्रोसीजर में आपका जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप बोलिए कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक मेथड है, और इस मेथड के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्टेप का पता होना चाहिए। इवन आप अगर नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सीक्वेंस मतलब इनके सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब सीक्वेंस स्टेप्स के सीक्वेंस जो है अरेंज करने के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो ADA डिफिशिएंसी है वो ओवरकम हो रहा है एक और पर्टिकुलर मेथड से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये भी आपको लर्न करना होगा। ठीक है, एक NCERT में लाइन है, वो लाइन ये है कि जब आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे तो इसको बार बार रिपीट करना होगा, और जब आप एक बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बना लेते हैं आप, तो वो इमोर्टल होता है, उसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। जब जब आपको लगेगा या जैसा आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग आप बार बार उसको इंजेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर, और देन वो पेशेंट आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टॉपिक पे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आइडिया किसी को नहीं है, और आने वाले टाइम में सबको ये पता होना चाहिए। जो आप नॉर्मली डायग्नोसिस कराते हैं, जो भी कराते हैं डायग्नोसिस, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे कन्वेंशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है। और ये जो
मेथड है ये तब अप्लाई होते हैं जब आपके अंदर बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स यूजुअली तब आते हैं जब पैथोजेंस के अमाउंट या फॉरेन सब्सटेंस के अमाउंट जब ज़्यादा हो जाते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, देन आप उसकी डायग्नोसिस कर पाते हैं और देन डायग्नोसिस में आपको पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें कब हैं? आफ्टर सिम्टम है। और ये आफ्टर सिम्टम आपको कन्वेंशनल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सिम्टम आप कन्वेंशनल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बट बिफोर सिम्टम्स जो है अगर आपको डायग्नोसिस करना होगा तो उसके लिए आपको मॉलिकुलर डायग्नोसिस के टूल्स अप्लाई करने होंगे। मॉलिकुलर डायग्नोसिस के डिफरेंट टेक्निक है, वो अप्लाई करेंगे, देन आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज का, ठीक है। यूजुअली होता क्या है कि जब सिम्टम्स आते हैं उसी टाइम पे पैथोजेंस का कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट आपके बॉडी में इंक्रीज होता है और उन पैथोजेंस को आप कन्वेंशनल मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ऐसा जब करते हैं तो आपका जो डिजीज़ है उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में क्या होता है, टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ठीक नहीं हो पाते हैं, जैसे कि कैंसर के केस में हुआ, या ऐसा बहुत सारा जैसे कि HIV में भी यही सेम केस है, वहाँ पे भी यही होता है कि आपको बाद में पता चलता है और देन डॉक्टर बोलता है कि अब तो पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट करना, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको अर्ली डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल कब होगा? जब आप मॉडर्न डायग्नोसिस के मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, RDT है। RDT मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मेथड। देन PCR मैंने आपको बताया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, ELISA जिसको बोलते हैं, ELISA। ये आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और इसका फुल फॉर्म आपको पहले लर्न करना होगा, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव प्रोब। और रेडियो एक्टिव प्रोब में क्या यूज होता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA ये यूज होते हैं और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें होते हैं एक्चुअली में, सॉरी, रेडियो एक्टिव प्रोब में एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं और उनके हेल्प से आप डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने कुछ जो है एग्जाम्पल्स लिखे हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस टूल के, और ये आज के डेट में ये सारे जो है टूल अप्लाई हो रहे हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप इनको अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आप डिले कर जाते हैं अपने ट्रीटमेंट में, और जब डिले करेंगे तो फिर मे बी वो डिजीज़ ठीक हो या ना ठीक हो, इस बात की गारंटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन मेंशन कर रखी है कन्वेंशनल मेथड के लिए, वो आप ध्यान से सुनिए, इसको नोट करिए। लाइन क्या है आपका? प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इज नॉर्मली suspected only when the pathogen has produced a disease, ठीक है, disease symptoms. By this time the concentration of pathogens is already very high in the body, ठीक है। मतलब कि जब आपके बॉडी में सिम्टम्स आते हैं उस समय पैथोजेंस का जो अमाउंट है आपके बॉडी में हाई हो जाता है, और देन वहाँ पे आप कन्वेंशनल मेथड कर सकते हैं, और उस कंडीशन में आपको ठीक करना या आपका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक बार RDT को। RDT मैं डिस्कस नहीं करूंगा, RDT में एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो एक बार आपको बस कनेक्ट कर दूंगा। RDT वही चीज़ है जो आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। PCR भी आपने पहले पढ़ा है। देन ELISA की बात करें तो ELISA के बारे में मैं डिस्कशन कर दूंगा। ELISA जो है एक्चुअली वर्क करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लेवल पे, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आपने सुना होगा और आपने 11th में सुना होगा। 11th में जब आप ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन डिस्कशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या है? पैथोजेंस है या पैथोजेंस का कोई पर्टिकुलर पार्ट है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंटीजन यहाँ पे क्या है? कोई पर्टिकुलर पैथोजेंस है या पार्ट ऑफ पैथोजेंस है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एंटीबॉडी का कहाँ से मिलता है? एंटीबॉडी आपके बॉडी में फॉर्म हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर जो WBCs होते हैं, WBC के अंदर जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, वो बी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर्म एंड प्रोड्यूस दोनों करेंगे, और ये जो एंटीबॉडी है एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करते हैं।
एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर पाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि एलाइजा के डिफरेंट टाइप होते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, सैंडविच, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के एलाइजा होते हैं और उसमें जो प्रोसीजर का स्टार्टिंग जो सैंपल है वो वेरी करता है। कभी कभी आप क्या करते हैं, आप पेशेंट से ब्लड लेते हैं और उस ब्लड के अंदर जो एंटीजेंस है उस एंटीजेंस का आप स्टडी करते हैं एलाइजा के थ्रू। ठीक है, ये आप ये बोल सकते हैं कि एलाइजा के थ्रू आप डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उस पेशेंट से ब्लड लेते हैं और ब्लड में एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी का आप एलाइजा में स्टडी करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको सोचना है। जो पेशेंट है उस पेशेंट में पैथोजन भी हो सकता है, एंटीजन जिसको बोल रहे हैं आप, उस एंटीजन की भी स्टडी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसी ब्लड में एंटीबॉडी भी है उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। और आपको ये जो भी स्टडी है ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा अप्लाई करना है, आपको इनडायरेक्ट वाला एलाइजा करना है या डायरेक्ट वाला एलाइजा करना है या कोई अदर एलाइजा करना है। वो डिपेंड करेगा कि कौन से डिजीज़ है और यहाँ पे कौन सा सूटेबल है एलाइजा अप्लाई करना। ओवरऑल आपको ये समझना है कि जो एलाइजा है इसका बेसिस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है। ठीक है, और ये एलाइजा जो है HIV या आप ऐसे बोल सकते हैं एड्स पेशेंट में, जिनको एड्स हो जाता है उनका अगर ब्लड का सैंपल दिया जाता है इनिशियल लेवल पे, जब मतलब कि स्टार्टिंग में जो डायग्नोसिस होता है उसमें सबसे पहले एलाइजा के थ्रू डायग्नोसिस करते हैं और देन बाद में PCR और उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। आप नोट कर लीजिए, एक और मेथड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, वो क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका 12th का सिलेबस है या आपका जो नीट का सिलेबस है इसमें 2-3 पॉइंट ही एलाइजा से रिलेटेड आते हैं। पहला पॉइंट इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट है कि ये किसके बेसिस पे काम करता है और ये किस टाइप के डायग्नोसिस का एग्जाम्पल है। तो आपको तीनों पॉइंट मैंने बता दिया, आपको बताया कि एलाइजा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का पार्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे डायग्नोसिस होता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एसिड। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। देन नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव प्रोब। रेडियो एक्टिव प्रोब में आपको ये बताना है कि ये एक इंस्पेक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी में जो फिल्म प्रिपेयर होता है उस फिल्म में आपको ये फाइंड करना है कि डिजीज़ है या नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज दैट कोई कैंसर है और कैंसर म्यूटेशन से हुआ है। ठीक है, कैंसर म्यूटेशन से हुआ है, तो म्यूटेशन एक्चुअली में होता कहाँ पे है, DNA में। ठीक है, म्यूटेशन होता कहाँ पे है, DNA में होता है। और DNA में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो DNA का अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब अगर लगा दें, सिंगल स्टैंडर्ड DNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA अगर आप लगा देंगे तो क्या होगा, आप सर्च कर सकते हैं कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जो आप सिंगल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज ए प्रोब यूज़ कर रहे हैं वो आपके नॉर्मल DNA का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नॉर्मल DNA का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एक दूसरे से ये पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, और पेयरिंग कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे म्यूटेशन नहीं हुआ है। बट अगर म्यूटेशन हुआ है किसी DNA में तो उसके स्ट्रैंड के सीक्वेंस में चेंज होगा। सीक्वेंस में चेंज होगा तो जो आप प्रोब अप्लाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए या पेयरिंग के लिए तो वो प्रॉपर पेयरिंग नहीं करेगा और देन वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है या म्यूटेशन से बाद में क्या प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके मेंशन कहाँ पे है, ये सारी बातें मेंशन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टॉपिक में, एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, और देन इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होगा आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और जीन थेरेपी, और इसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक वेट करना होगा। ठीक है।